Hello everyone. Today we are going to cover the last part of our GST series. As discussed, today we will be covering refunds, import export and audit, and then we will be done with the GST syllabus. Okay, so without much delay, let's start with the import export chapter first. गाइज ये तीनों चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और रिफंड में जो ICAI का मॉड्यूल है उसमें रीकैप नहीं है. वेरी बैड न्यूज़ फॉर दीज टू चैप्टर्स, बट कोई दिक्कत नहीं है. मैंने आई हैव ट्राइड टू मेक सर्टेन revision charts for you people for this chapter import export, which is very huge. You can see it is 62 pager. So first let's read this chapter, then we will go to the summary. Okay, so मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पे मार्क करी है. प्लीज़ रीड देम. जो भी पॉइंट मुझे लगेगा नीड टू बी डिस्कस्ड मैं वहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँगी. सो बी विद मी. ओके, लाइक जैसे ये है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. यू नीड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ गुड मीन टेकिंग आउट ऑफ इंडिया. ओके, एक वर्ड का मतलब है. सो प्लीज़ स्टिक टू द डेफिनेशन. ओके, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. क्या होता है? देखो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए देर इज़ नीड to satisfy certain conditions, which is that supplier needs to be located in India, recipient needs to be outside India, and place of supply to be outside India. Also, two additional condition, which is that you need to receive this supply के against जो आपको पैसा आ रहा है, that needs to be in convertible foreign exchange and Indian rupees भी allowed है in certain cases. वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ. फिर भी नेपाल और भूटान के केस में RBI ने अलाउ किया है कि ये वाली कंडीशन को मान लिया जाएगा फुलफिल्ड इवन इफ़ यू आर रिसीविंग इन इंडियन रुपीज़. नेक्स्ट है कि अगर सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सनस के बिना मतलब उनके बीच में नहीं होनी चाहिए, अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन होनी चाहिए. व्हाट आर डिस्टिंक्ट पर्सनस वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया. जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, ये है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया. इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कुछ कंडीशंस है. इसमें देखिए 3 कंडीशंस है. 4th और 5th एप्लीकेबल नहीं होती है इम्पोर्ट के केस में. सो इट्स ईजी. सप्लायर बाहर होना चाहिए, रेसिपिएंट आपका इंडिया में होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में गुड सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं. ठीक है. हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होता है? आप और मैं जैसे लोग होते हैं जो हम अनरजिस्टर्ड हैं. वी डू नॉट हैव एनी GST रजिस्ट्रेशन, राइट. सो हम लोग कुछ अगर सर्विसेज बाहर वाली पर्सन से ले रहे हैं, अ पर्सन हु इज़ लोकेटेड इन इट इज़ बाय अनरजिस्टर्ड. पहले तो इस वर्ड को ही तोड़ लेते हैं. नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मीन्स यूर नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट. एक नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट कौन होगा? जिसका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, राइट. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ टेकिंग you are unregistered and you are taking services of data access retrieval from a person who is located from a person के बारे में नहीं बताया गया, बट यू आर लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी. ईजीली बताते हैं. जैसे इंडिया है, तो थोड़ा सा मैप गंदा सा बन गया. ओके, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आप क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, लेकिन अब जिस टेरिटरी में वो क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी है, राइट. सो दिस टाइप ऑफ सप्लाई टू an unregistered person will be covered under non taxable online recipient. समझ में आ गया? आई होप. नेक्स्ट, ये सारी डेफिनेशंस हम ऑलरेडी किसी ना किसी चैप्टर में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने मार्क नहीं करा है. नाउ इम्पोर्ट्स अंडर GST, बस एक बार फटाफट सुनते जाइए और यही कॉन्सेप्ट मैंने समराइज़ कर रखे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्या होती है? इंटरस्टेट सप्लाई होती हैं. देन इसमें जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है उस पर IGST पे होता है और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी होता है, लेकिन उसमें हम रिवर्स चार्ज में पे करते हैं. रिवर्स चार्ज आपको पता ही क्या होता है? रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में भी रेसिपिएंट ही पे कर रहा है, क्योंकि कोई बाहर का सप्लायर आकर आपके लिए IGST पे नहीं करेगा. ठीक है, आप ही को पे करना है दोनों केसेस में. लेकिन यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं होता, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगता है, गुड्स के लिए नहीं लगता. ओके, OIDAR सर्विसेज क्या होती हैं? ये भी मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कोई इंटरनेट से रिलेटेड एक सर्विसेज. आगे इसकी बहुत अच्छी से डेफिनेशन है, वो हम देखेंगे.
अगर एक अनरजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट इसको ले रहा है and the supplier is located outside India, then it will also be liable for IGST. Either OIDR services has to be take the registration. अच्छा, अभी हमने देखा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में रिवर्स चार्ज में पे करना है, लेकिन ये OIDAR एक एक्सेप्शन है जिसमें बोलते हैं कि जो बाहर का सप्लायर है, आउटसाइड सप्लायर नीड्स टू पे IGST. अगर वो बोले कि भाई मैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ इंडिया में, मैं कैसे पे करूँगा, तो कोई नहीं, कोई और पर्सन अपॉइंट करो, वो पे करेगा, लेकिन पे तो सप्लायर को ही करना है. यानी कि रेसिपिएंट्स आर फ्री फ्रॉम द टेंशन ऑफ पेइंग IGST. अब क्या है, आपका ये एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है. अगर ये कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये ध्यान रखिएगा, ये नथिंग बट पैन से रिलेटेड होता है. और अगर GSTIN है तो और भी बढ़िया. तो या तो आप GSTIN कोड करें या पैन या आई, जिसको इनपुट एक्सपोर्ट कोड भी कहते हैं, इसके बेसिस पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है. ये नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन होती है एंटिटी की. ठीक है गाइज, अगर आपको कुछ रिकॉल हो रहा हो तो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो टैक्स हो सकता है CGST का, वो इट कैन नॉट एक्सीड 20%. सिमिलरली SGST में भी लिमिट्स होती है 20%. तो मिलाकर हो गया 40%. बस ये यही बोल रहे कि IGST कैन नॉट एक्सीड 40%. दैट्स इट. अब मैं कुछ सेक्शंस बोलूँगी, वो ध्यान रखिएगा, है ना, वो ध्यान पूछे जा सकते हैं. पहली बात तो ये जो रेट्स होती हैं वो कहाँ से आती है, कस्टम टैरिफ एक्ट से आती है. एंड चाहे गुड्स गवर्नमेंट की हो चाहे ना हो, हम तो सब पे ही टैक्स लगाएंगे. ठीक है, तो देयर इज़ नो एग्जेम्पशन टू द गवर्नमेंट गुड्स फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़. अब ये 37 है, सेक्शन 37, दिस इज़ फॉर IGST. ओके, ये ध्यान रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सेक्शन. इससे हमारी IGST की लेवी लगती है. ठीक है, अभी 38 क्या है सेक्शन, वो हमारे को ये बताता है कि जब IGST लगाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये आगे आ जाएगा तो यहाँ से नहीं पढ़ते हैं, हम इसको आगे पढ़ लेंगे. अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, जो ये IGST का अमाउंट है वो कौन से स्टेट को जाएगा, मतलब इसका कुछ पोर्शन जो स्टेट को बिलोंग करता है वो कौन से स्टेट को जाएगा, राइट. तो ये उसको जाएगा जहाँ पर इम्पोर्टर की लोकेशन है. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट को जाएगा जहाँ पे इम्पोर्टर की लोकेशन है. तो जो स्टेट कंपोनेंट है IGST का, वो उसी के स्टेट को चला जाएगा. ये वाला फंडा अगर आपको याद हो गया तो ये वेयर हाउस वाले गुड्स सारे आप आराम से कर पाओगे. पहली बात, तब तक ड्यूटी नहीं लगेगी जब तक कि गुड्स डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री के गुड्स, मतलब मास ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं बन रहे, तब तक ड्यूटी नहीं लगेगी. और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज़ फाइल्ड. सो 2 कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट बिफोर इम्पोजिंग ड्यूटी ऑन द वेयर हाउस गुड्स. हम क्या करते हैं, हम कस्टम्स पे सामान मंगा के वेयर हाउस में जमा करा देते हैं. जब तक आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं करते, यू नीड नॉट पे द ड्यूटी. ठीक है, IGST विल बी लेवाइड ओनली व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन गुड्स, मतलब एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे व्हेन यू विल फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन. ठीक है, अब ये बताया गया कि IGST कैसे कैलकुलेट करते हैं और CGST कैसे कैलकुलेट करते हैं. कहते हैं IGST की वैल्यू में एक्सक्लूड करना होता है IGST को भी और GST कॉम्पनसेशन सेस को भी. सिमिलरली जब आप GST कॉम्पनसेशन सेस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू में से IGST हटाना है. तो इसको शॉर्ट में अगर अपन लिख दें, वैसे मैंने अपने चार्ट में भी इंक्लूड करा, बट स्टिल IGST किस पे लगता है, असेसेबल वैल्यू, एक तरह से बेसिक वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एनी अदर ड्यूटी बाय द नेम ऑफ एंटी डंपिंग. ठीक है, या सेफगार्ड, या एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, या वो. ठीक है, इसके ऊपर लगता है IGST. ठीक है, और ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है ये खुद क्या होता है, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी. ठीक है, बस ये बताना था. अब ये वेयर हाउस गुड्स का वही सब है. पहली बात तो शेड्यूल 3 में लास्ट में अगर आपको याद होगा तो हमने 3 सप्लाईज एक्स्ट्रा पढ़ी थी. एक थी इनबाउंड वेयर हाउस गुड्स, हाई सीज सेल, और एक था थर्ड कंट्री बोलते हैं उसको,
उसमें क्या होता है कि गुड्स इंडिया में आते ही नहीं है और बाहर की बाहर ही दो कंट्रीज़ में डील हो जाता है। तो इन तीनों को जो शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस हैं इनके बारे में बताया गया कि ये इसके ऊपर कस्टम्स नहीं लगता है, तब तक नहीं लगता है जब तक कि इंडिया में आए ना गुड्स। कैसे आएंगे? पहले वाले केस में तो अगर आप होम कंजम्पशन के लिए बिल फाइल कर देंगे, सेकंड केसेस में आएंगे ही नहीं, तो उसके ऊपर है ही नहीं, वो एग्जेम्प्ट है बेसिकली। हाई सीज़ के बारे में बताया हुआ सेकंड है ना, ये कह रहे हैं नॉट लेविएबल, लगता ही नहीं है। ठीक है, ये उसके मैं इसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ, आप पढ़ेंगे आपको आराम से समझ आएगा, बहुत ईजी बता रखा है। ये सिर्फ बताया है कि हाई सीज़ सेल होती क्या है। ठीक है, अगर आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर देंगे हाई सीज़ सेल में तो आपको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ जाएगा। और ये हमारी थर्ड कंट्री शिपमेंट्स है। ठीक है, ये भी शेड्यूल 3 होती है और इसके ऊपर भी जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आती। अब है, अगर हम एक SEZ हैं, ठीक है, और हमने कोई गुड्स इंपोर्ट करा, ठीक है, तो भी, और वो किसके लिए था? एक ऑथराइज ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑथराइज ऑपरेशन के लिए था, तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो फ्रॉम IGST लेविएबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही आप अगर 100% EOU हो तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी, IGST, GST कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगता है, लेकिन आपको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ती है। नेक्स्ट गाइज, अगर हम बाहर घूमने गए, ठीक है, हम कुछ बैगेज क्रिएट कर लेकर आ गए, तो उस पर भी टैक्स लगता है क्या? नहीं, उस पर IGST नहीं लगता और उस पर कॉम्पनसेशन सेस भी नहीं लगता, लेकिन उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है @35% और सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है, लेकिन पूरी अमाउंट पे नहीं लगता, ओनली विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी फ्री अलाउंस। अब ये मैं बैगेज रूल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट ये आइडिया बताया है आपको कि जो भी अमाउंट लिमिट दे रखी है वहाँ पे कि कहाँ तक एग्जेम्प्टेड है, उससे जो एक्सीडिंग होगा ना उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगा @35% एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगेगा। अब आ गया इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ख़त्म, अब आते हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज पे। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए आपको कुछ प्रोविजंस रिकॉल करने पड़ेंगे जो हम पढ़ के आ चुके हैं। पहला, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या एक सप्लाई होती है? हाँ होती है, अगर वो कंसिडरेशन वाली हो। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। फिर हमारे को एक एक्सेप्शन आई थी शेड्यूल 1 में कि कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो चलेगा, प्रोवाइडेड रिलेटेड पार्टी है और बिजनेस पर्पस के लिए डीलिंग हुई थी इम्पोर्ट की। ठीक है, बस ये वही बता रहा है, रिकॉल करा रहा है। अब ये किस पे कैसे पे करनी होती है? रिवर्स चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस RCM में पे होती है। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हम पानी से मतलब कैसे पता लगाएं कि भाई कौन सा स्टेट पास में है? तो मतलब आपकी सप्लाई अगर टेरिटोरियल वाटर में हो रही है तो कौन सी UT या कौन से स्टेट को वो मानी जाएगी? तो उसके लिए जो बेस लाइन है हमारी इंडिया की, ठीक है, इस बेस लाइन से, और ये जहाँ सप्लाई हो रही है टेरिटोरियल वाटर्स में, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर्स इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगर मुझे देखना कि कौन से स्टेट पास है तो इससे जो बेस लाइन का जो नियरेस्ट बेस लाइन को मिल रहा है वही स्टेट को मान लिया जाएगा। मतलब जैसे सपोजिंग सप्लाई यहाँ हो रही है टेरिटोरियल वाटर्स में और आप इंडिया के कौन से स्टेट की सप्लाई मानेंगे इसको, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी बेस लाइन से इसका डिस्टेंस देखेंगे, तो जो नियरेस्ट स्टेट लग रहा होगा इस सप्लाई एरिया के वो मान लिया जाएगा कि उसी स्टेट में सप्लाई हुई है। गॉट इट? ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, शेड्यूल 1 वाली जो इम्पोर्ट सर्विसेज है कि विदाउट कंसिडरेशन भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज मान ली जाएगी सप्लाई, उसके लिए 2 कंडीशन है, रिलेटेड पर्सन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो शेड्यूल 1 वाली सप्लाई नहीं कंसिडर होगी। सपोजिंगली आप और मैं हैं, हमने कुछ फ्री सर्विसेज ली, ठीक है, फेसबुक से ली, तो क्या आप पहले ये बताइए क्या फेसबुक और हम आपस में रिलेटेड पर्सनस हैं? नो। सेकंड, क्या ये बिज़नेस की डीलिंग के लिए हुई थी? नहीं। तो दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो शेड्यूल 1 नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैंने कुछ इंपोर्ट किया और कंसिडरेशन के लिए किया तो पहली बात तो जब कंसिडरेशन आ गया तो शेड्यूल 1 वैसे ही नहीं लग रहा। ठीक है,
मैंने इंपोर्ट किया है, कंसिडरेशन के लिए किया है, अपने खुद के पर्पज़ के लिए किया है, बिज़नेस के लिए नहीं कर रहा है, तो क्या ये सप्लाई है? हाँ है। कंसिडरेशन के लिए तो आप कुछ भी कर लें, चाहे बिज़नेस हो चाहे ना हो, तो वो भी वो सप्लाई ट्रीट होगी। कंसिडरेशन आ गया, जहाँ पैसे की बात वहाँ बिज़नेस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डायग्राम बताया गया है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सप्लायर बाहर, रेसिपिएंट इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। और ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये पूरा उन्होंने लोकेशन ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई दिया था, फिर पता लगाना था कि इंपोर्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन द इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेसिपिएंट को पे करना होता है अंडर RCM, लेकिन OIDR के केस में कौन पे करता है? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है यहाँ पे इंडिया में, तब जाके वो टैक्स पे करता है। सप्लायर ऑफ द OIDR इज़ लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ IGST। ओके, ये सब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज OIDS क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, इसको आप रीड थ्रू कर लीजिए। मैं आई विल नॉट सजेस्ट यू टू फोकस मोर ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, वो पूछे जाएंगे। आई डोंट थिंक सो मच अटेंशन शुड बी पेड टू दिस, बट फिर भी एक बार के लिए पढ़ लीजिए OIDR क्या होता है। नीचे बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स वाइज बता रखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जस्ट रीड भी लिख दिया है, सारी सर्विसेज एक बार बस पढ़ लीजिएगा। देखो, मैंने बताया था RCM प्रोविज़न गुड्स पे नहीं लगते, सिर्फ सर्विस पे लगते हैं। पैन और ये सब बात कर चुके हैं हम। और क्योंकि आप इम्पोर्टर हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, क्योंकि RCM सप्लाईज़ पर जो 10 लाख और 20 लाख वाली थ्रेशोल्ड थी वो नहीं लगती है। ठीक है, इनपुट टैक्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स हम ये RCM में पे कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी जो IGST पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। अभी कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ। GST कॉम्पनसेशन सेस का भी बेनिफिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट मिलेगा? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ GST कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसका क्रेडिट नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट्स। तो बिफोर मूविंग टू एक्सपोर्ट, लेट अस रिवाइज इम्पोर्ट क्विकली। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है हमने, देखिए। इम्पोर्ट्स पहले तो क्या है, जहाँ पे ये 3 कंडीशंस हुई, इम्पोर्ट्स फुलफिल हो जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ इंटरस्टेट सप्लाई। नेक्स्ट मैंने गुड्स और सर्विसेज में इसको डिवाइड कर दिया इम्पोर्ट्स को। ये सारी ड्यूटीज़ लगती हैं गुड्स के केसेस में, और सिर्फ IGST लगता है सर्विस के केस में। ठीक है, ITC मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी लिख दिया है। BCD का ITC नहीं, बेसिक कस्टम ड्यूटी का ITC नहीं मिलता, सेफ गार्ड का नहीं मिलता, एंटी डंपिंग का नहीं मिलता। IGST सेक्शन 37 में लगाई जाती है, इसका मिलता है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज का नहीं मिलता। GST कॉम्पनसेशन सेस 39 में लगाया जाता है और इसका टैक्स क्रेडिट मिलता है। IGST रिवर्स चार्ज में पे होता है। यहाँ पे मैंने एक बताया OIDR में आउटसाइड सप्लायर को ही पे करना होता है। ठीक है, और इसका ITC मिल जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ना क्लमजी सा लग रहा होगा आपको, डोंट वरी, आई विल ट्राई, मैं थोड़ा सा वो नीटली बना दूँगी आपके लिए। ओके, GST कॉम्पनसेशन सेस और IGST की कैलकुलेशन कैसे होती है? असेसमेंट वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सेफ गार्ड प्लस एंटी डंपिंग एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है? 10% ऑफ BCD। फिर हमने पढ़ा था कुछ सप्लाईज जो ना शेड्यूल 3 में आती है, जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सर्विस, जैसे कि इनबाउंड वेयर हाउस गुड्स, हाई सीज सेल, थर्ड कंट्री शिपमेंट्स। ठीक है, और इनके केस में हमने पढ़ा था कि ये कब ट्रीट हो जाएंगी, मतलब इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कब आएगी? जब हम इसकी होम कंजम्पशन के लिए जो बिल ऑफ एंट्री है वो फाइल कर देंगे। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया नो टैक्स। नेक्स्ट है SEZ और 100% EOU भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। बैगेज के लिए हमने पढ़ा था IGST और GST कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगता, और बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है 35% और सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। ठीक है, एक हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कंसिडरेशन के बिना हो रहा है, रिलेटेड पार्टीज़ में हो रहा है और बिज़नेस पर्पज़ के लिए हो रहा है तो शेड्यूल 1 की सप्लाई है। अगर कंसिडरेशन के लिए हो रहा है तो चाहे मैं एक और लाइन बनाना चाहती थी, चाहे
बिज़नेस के लिए हो चाहे ना हो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ पूरा इम्पोर्ट डन। आई होप यू एन्जॉयड दिस रिविजन। नेक्स्ट वापस से आ जाते हैं अपने एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट छोड़ कर आए थे। हाँ, एक्सपोर्ट क्या होता है? बाहर लेके जाना है गुड को। ठीक है, इसके अंदर हम सप्लाईज़ टू SEZ और ज़ीरो रेट, मतलब एक्सपोर्ट्स और सप्लाईज़ टू SEZ आर कॉल्ड ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़। ठीक है, ये कुछ हमारे को डीम्ड एक्सपोर्ट्स बताए गए हैं। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था विच इज़ डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ESTP, STP, BTP, ये सारी डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं। ये भी एक इंटरस्टेट सप्लाई है, जैसे कि इंपोर्ट भी एक इंटरस्टेट होता है, ये भी इंटरस्टेट होता है। अच्छा, ज़ीरो रेटेड में 2 सप्लाईज कवर्ड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाईज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। ये बोल्ड में कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑथराइज ऑपरेशन के लिए जब SEZ को कोई सप्लाई हो, टू SEZ है, टू SEZ मतलब SEZ अगर हमें देगा तो वो एक्सपोर्ट रेट नहीं होगा। ओनली व्हेन एनी गुड इज सप्लाइड टू SEZ एंड दैट टू फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, तब ये ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगी। ज़ीरो रेटेड का मतलब ये होता है जो इनपुट पे आप जो टैक्स पे करके आए या आउटपुट पे जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका आपको किसी भी तरह से बेनिफिट मिल जाए बाय वे ऑफ रिफंड और एनीथिंग, या फिर आप पे टैक्स ही ना लगे। ज़ीरो रेटेड मतलब वो पूरी सप्लाई चेन ज़ीरो रेटेड रहे आपके लिए। दिस बेनिफिट इज़ गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ओके, अब 2 तरीके हैं टैक्स पे करने के कि आप टैक्स जो आउटपुट पे है उस पर IGST ना लगाएं और जो आपका इनपुट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है उसका आप रिफ़ंड ले लें। ठीक है, इस तरीके से आपका ज़ीरो रेटेड बन जाएगा। पहले गाइस क्या होता था, ऑप्शन होता था कि आप या तो विदाउट पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट कर दें या विद पेमेंट कर दें एंड रिफ़ंड ले लें। पर अब इन्होंने विद पेमेंट के लिए ना एक कंडीशन लगा दी है कि ओनली द पर्सनस हु आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट या ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, उन्हीं पे IGST पे होगा। अदरवाइज़ आप नहीं, खुद से नहीं पे कर सकते हो। आपको हमेशा विदाउट IGST ही सप्लाई करना है गुड। ठीक है, ज़ीरो रेटिंग देखो, एंटायर वैल्यू चेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नॉट ओनली इज़ द आउटवर्ड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट ऑल्सो द इनपुट सप्लाईज का रिफंड मिल जाता है, तो वो भी एक तरह से एग्जेम्प्ट हो जाती है। देखो, हम GST कॉम्पनसेशन से पीछे अभी पढ़कर आए थे कि उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो एक्सपोर्टर्स कैन क्लेम रिफंड फॉर दैट ऑल्सो। एग्जेम्प्ट और ज़ीरो रेटेड में डिफरेंस है, मेजर ध्यान रखिए। इस एग्जेम्प्ट में ITC नहीं मिलता है, इसमें ITC मिल जाता है। एग्जाम्प्ट में हमें रिवर्सल करने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें नहीं करने पड़ते, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना। एग्जाम्प्ट अगर आपकी सारी ही सप्लाईज एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्सपोर्ट्स के केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स इनवॉइस। इंटरस्टेट हमने पढ़ लिया था। टेरिटोरियल एरिया 200 नॉटिकल माइल्स तक का है। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या है? गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड दे डू नॉट लीव इंडिया एज सच बट स्टिल दे आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट्स। ये कुछ मैंने मार्क कर दी हैं, तो ध्यान होनी चाहिए। एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, EOU, और ऊपर भी हम पढ़ के आए थे ESTP, BTP, ये सब है ना। ये भी जो है ये सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ टैक्सेस हैं एंड दे कैन नॉट बी सप्लाइड विदाउट अंडर दी LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के साथ ये इनको सप्लाई नहीं कर सकते। इन पे तो आपको टैक्स पे करना होगा और फिर उस टैक्स का रिफंड लेना होगा। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स एक तरह से ट्रेडर्स होते हैं जो बेसिकली हेल्प कराते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, तो उन पे 0.1% लगता है, छोटा टैक्स लगाया है, मतलब कम टैक्स लगाया है, और इसका भी आप रिफंड ले सकते हो। ये सब नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक ऊपर टर्म आई थी डिस्टिंक्ट पर्सन करके, कि एक्सपोर्ट के केस में 2 एडिशनल कंडीशन थी कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई नहीं होनी चाहिए और आपको फॉरेन फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई नेपाल और भूटान आर द एक्सेप्शन। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन क्या भला है? देखो क्या होता है बेसिकली, बस एक लाइन बोलूँगी, वो ध्यान रखना कि जो रजिस्ट्रेशंस अगर सेपरेट है, सेपरेट इन द टर्म पैन डिफरेंट है, ठीक है, या फिर आप डिफरेंट एक्ट्स में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाओगे। ठीक है, जैसे कि आप एक फॉरेन एंटिटी हो और आप बाहर के एक्ट में रजिस्टर्ड हो और इंडिया वाला इंडिया के एक्ट में रजिस्टर्ड है,
तो इवन दो यू आर XYZ सिंगापुर एंड XYZ इंडिया, यू विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी बिकॉज आप अलग अलग एक्ट्स में रजिस्टर्ड हैं. अगर आप ऐसा होता XYZ इंडिया इधर है और XYZ इंडिया सिंगापुर में जा रहा है एज XYZ इंडिया नेम ओनली, वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो इसी नाम से वो सिंगापुर में भी काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि ये वाली एंटिटी ने जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, तो वो अभी इससे सेपरेट ही नहीं हुई है, वो इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है. ठीक है, बस तो ये ध्यान रखना. दो चीज़ें अगर हो गई, पैन डिफरेंट हो गया विद इन इंडिया, या फिर अगर आउटसाइड एंटिटी से डील करो, डिफरेंट एक्ट्स में रजिस्टर्ड हो गए आप, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो. यही पूरी राम गाथा नीचे इन्होंने गा रखी है, तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको निपटा दिया है. ये आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ऊपर वो वाला फंडा क्लियर तो सब क्लियर. देखो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दे आर सेपरेट पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटीज़. ओके, बस ख़त्म. बस एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म होने वाला है हमारा थोड़ी देर में. Supplies to EU are treated as deemed export and refund of the tax paid on deemed export will be admissible. ठीक है, EU को जब सप्लाई करेंगे तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट होती है. डीम्ड एक्सपोर्ट में हमने पढ़ा था LUT में नहीं पे कर सकते सप्लाई, लेकिन टैक्स पे करेंगे तो उसका रिफंड मिल जाता है. ये कुछ कंडीशन है, टाइम लिमिट से एक बार देख लीजिएगा कि कितने टाइम में आपको पैसा रियलाइज़ करना है या गुड्स को लीव करना है इंडिया से. ठीक है, देखिए सारे ही पर्सन्स एलिजिबल हैं टू फर्निश LUT, लेकिन अगर आप पे कोई प्रोसिक्यूशन केस लगा हुआ है फॉर अमाउंट इन्वॉल्विंग मोर देन 250 लाख, तो आपको क्या करना है, एक एडिशनल काम करना है. नीचे आ रहा है वो एडिशनल काम, आपको एक बॉन्ड बैंक गारंटी भरनी है. बैंक गारंटी की वैल्यू क्या होगी, 15% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट. ठीक है, अब वापस ऊपर आइए. एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस कहाँ पे दिखाने, GSTR 1 में. LUT जो हमने लिया है वो किसकी वैलिडिटी कितनी है, एक फाइनेंशियल ईयर तक की है. ये नेपाल भूटान वाला हम पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट नहीं करेंगे. आगे बढ़िए, लीजिए चैप्टर फिनिश. आइए एक्सपोर्ट के ज़रा रिवीजन मार लेते फटाफट. एक्सपोर्ट का ऊपर बनाया हुआ है हमने, ये चलो. एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट सप्लाई होती है, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ का पार्ट है. ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट आउटसाइड, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए पैसा, एक्सेप्ट फॉर नेपाल एंड भूटान, जिसमें अगर आप रुपीज़ में भी लेंगे पैसा तो भी माना जाएगा कि एक्सपोर्ट हुआ है. डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, गुड्स डू नॉट लीव इंडिया एंड ये एडवांस ऑथराइजेशन, EOU, ESTP, STP, BTP, ये वर्ड्स अगर कहीं पे भी अटक जाएँ ऑप्शंस में तो समझ लेना डीम्ड एक्सपोर्ट है. अभी डीम्ड एक्सपोर्ट का हम कस्टम्स में अलग से भी पढ़ेंगे बाद में. ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया है. ज़ीरो रेटेड क्या होता है, जिसमें टैक्स ना लगे इनपुट पे, टैक्स ना लगे आउटपुट पे. कैसे नहीं लगे, मतलब लगे तो आपको रिफ़ंड मिल जाए बस. दो टाइप की ज़ीरो रेटेड अलाउड है, एक एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं, एक है सप्लाईज टू SEZ. टू SEZ बार बार बोल रही हूँ. ठीक है, बाय SEZ नहीं, ओनली सप्लाईज टू SEZ इज़ एक्सपोर्ट. एंड ऑल्सो दिस शुड बी फॉर ऑथराइज्ड पर्पस. अभी हमने पढ़ा था, वो बोल्ड में भी लिखा हुआ था. अच्छा, ड्यूटी किस तरह से पेमेंट होगी एक्सपोर्ट्स में, या तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में करें जिसमें आप IGST पे नहीं करेंगे एंड रिफंड क्लेम कर लेंगे ऑफ ITC, अनयूटिलाइज्ड ITC. ठीक है, लेकिन आप LUT नहीं लगा पाओगे अगर 250 लाख से ज़्यादा की प्रोसिक्यूशन अमाउंट इन्वॉल्व है. उसके केस में आपको क्या करना है, बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी भरनी है ऑफ 15% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट. ओके, दूसरा रूट है आप IGST पे कर दें. क्या ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, नो नो नो, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल के लिए नहीं है ये. इट इज़ ओनली ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड फॉर नोटिफाइड पर्सनस. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में क्या डिफरेंस है. इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसमें नहीं मिलता और IT से रिवर्सल करने पड़ते हैं. इसमें नॉर्मल इनवॉइस है, इसमें बिल ऑफ सप्लाई है, इसमें GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. इसमें अगर आप फुली एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसी के साथ एक्सपोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो फिनिश हो गया. आई होप आई वॉज एबल टू रिवाइज दिस चैप्टर. अभी नेक्स्ट में आते हैं हम रिफ़ंड, अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर. बस ये दो चैप्टर हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है. रिफ़ंड में ना मैं बहुत जल्दी पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि रिफ़ंड में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मार्क कर दिए हैं, वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगे.
ये जो सेक्शंस हैं इम्पोर्टेंट ये भी मार्क्ड हैं आपके लिए, ठीक है, बस इन्हें ध्यान रखिएगा। ये ड्रॉबैक क्या होता है, रिफ़ंड क्या होता है, ठीक है। टूरिस्ट किसे कहलाएगा जो 6 महीने से कम रुक रहा है इंडिया में। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दिया है कि SEZ के केस में 2 बोल रहा है, SEZ बाय SEZ नहीं बोलता वो, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। देखिए रिफ़ंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC सिर्फ 2 केसेस में मिलता है। एक तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, जिसे हम बोलते हैं LUT निकाल दिया, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बस इन 2 केसेस में अपने को अनयूटिलाइज ITC का रिफ़ंड मिल जाता है। मतलब ये 2 मेजर केसेस हैं। उसके अलावा एक जो नीचे ये अलग अलग टाइप के रिफ़ंड्स हैं वो भी पढ़ने हैं, ठीक है, मैंने मार्क नहीं करे हैं क्योंकि एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फॉर्म कौन सा भरना होता है रिफ़ंड्स के लिए, RFD 01, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली भरना होता है। आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है। शिपिंग बिल भी एक रिफ़ंड क्लेम होता है। ये पूछा जा सकता है विच डॉक्यूमेंट इज़ ट्रीटेड एज अ रिफ़ंड क्लेम, शिपिंग बिल। ईदर सप्लायर और रेसिपिएंट, देखिए डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर भी भर सकता है, रिफ़ंड लगा सकता है, रेसिपिएंट भी लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट भी हमने देखा था IGST पे करना होता है, फिर उस IGST का रिफ़ंड मिल जाता है। SEZ में भी वही है, सप्लायर ऑफ गुड्स कब लगाते हैं, जब वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए मतलब एक तरह से एडमिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑथराइज ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है SEZ के केस में। हाँ, जो ये नॉन रेजिडेंट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये कब लगाएं रिफ़ंड, ये अपनी लास्ट रिटर्न में ही बता दें कि आपका कितना रिफ़ंड बनता है, वही आपका रिफ़ंड की एक तरह से स्टेटमेंट है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिफ़ंड कब तक लगा सकते हैं, 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन नीचे बहुत ज़्यादा वास्ट आ रही है, उसको पढ़ेंगे भी, एक मिनट देखते हैं। पर कह रहे हैं 2 years का लिमिट नहीं लगेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपका कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप उसको वापस ले रहे हैं, तो उसके ऊपर 2 years की लिमिट नहीं लगेगी। अरे लॉजिक भी है ना, वो पैसा मेरा ही तो है, मैंने सरकार को बस एक तरह से अपना चालान बना के रख दिया था, तो वो मैं वापस ले रही हूँ, तो उसके लिए यू नीड नॉट हैव दिस 2 years का लिमिट, कभी भी निकाल सकते पैसा। सपोजिंगली आपने रिफ़ंड लगाया और आपको डेफिशिएंसी मेमो आता है कि भाई आपके कुछ फलाने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, उस केस में क्या करना है, जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग रिफ़ंड एंड टिल द डेट दिस डेफिशिएंसी मेमो रीचेज यू, ये वाला टाइम ना हटा देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 2 years। मतलब 2 years में ये नहीं माना जाएगा, एक तरह से दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रेक पीरियड, ये एक ब्रेक पीरियड है, इसको हटा देंगे। अब रेलेवेंट डेट क्या है, रेलेवेंट डेट अलग अलग केसेस में अलग अलग है, इसको पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे एयर की केसेस या सी वाले केसेस में क्या, व्हेन इट विल लीव इंडिया, लैंड के केस में व्हेन इट पासेस द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इस तरीके से है, बस ये को पढ़ लेना। जो मार्क कर रहे हैं वही पढ़ना है। अच्छा ये अनजस्ट एनरिचमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता क्या है कि आपको टैक्स का इंसिडेंस पास नहीं, टैक्स या इंटरेस्ट का इंसिडेंस पास नहीं करना है टू अनदर पर्सन, आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि आप तो दो का बेनिफिट ले लोगे, आप रिफंड भी ले लोगे सरकार से और आप टैक्स भी ले लोगे अपनी जेब में। तो सरकार कहती है कि यू नीड नॉट पास दिस इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। अच्छा सरकार को कैसे पता लगेगा कि मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट करी है नहीं करी है, उसके लिए वो बोल रही है अगर आप रिफंड लगा रहे हो लेस देन 2 लाख तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि हाँ मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं करी है, ठीक है। मोर देन 2 लाख के लिए यू नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिक्लेरेशन व्हेन वेयर द रिफंड क्लेम इज अप टू 2 लाख, सर्टिफिकेट वेयर द रिफंड इज मोर देन 2 लाख, ठीक है। एंड इट विल बी फर्निश्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। ये केसेस हैं जहाँ पे डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रीड करें, रीड इसलिए लिखा है, बस पता होना चाहिए किस केसेस में हमें अनजस्ट एनरिचमेंट वाली चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा।
प्रोविजनल रिफंड मिल जाता है आपको विद इन 7 डेज़। कितना? 90% ऑफ द टोटल रिफंड। ये आ सकता है कितना मिलता है प्रोविजनल रिफंड? 90% मिलता है, ठीक है। रिमेनिंग 10% आपको मिलता है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। प्रोविजनल रिफंड जो 90% वाला वो नहीं मिलेगा अगर आपने पिछले 5 साल में कोई ऐसा ऑफेंस करा है, जैसे कि टैक्स इवेड करा है मोर देन 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से ऊपर का आपने टैक्स इवेड कर दिया तो आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। ये आपको 60 डेज़ में रिफंड देना होता है सरकार को। जो 10 बाकी बच जाता है ना, 60 डेज़ में देना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अगर सरकार नहीं देती है टाइम से तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है उस पर, ठीक है। जैसे सिमिलर, मतलब जैसे हमारे को इनकम टैक्स के रिफंड नहीं आते हैं टाइम से तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है ना थोड़ा थोड़ा, वैसे ही इसमें भी मिलता है। इसमें कितना इंटरेस्ट रेट है? 6% है, ठीक है। और ये कहाँ से चालू होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट का पार्ट आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। अनजस्ट एनरिचमेंट हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता ये प्लीज़ केसेस पढ़िए, पता होना चाहिए हमारे को। और एक और चीज़ गाइस, जब सरकार को लग रहा है कि भैया रिफंड नहीं जा पा रहा है टू द पर्सन इट हैज़ टू बी गिवन, तो ये कहाँ चला जाता है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है। अनयूटिलाइज आईटीसी का हमने ऊपर देखा था 2 केसेस, एक तो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हो गई और एक अपना हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ़नल समझ लीजिए आप, क्या कहते हैं, इनफ्लो में तो ज़्यादा टैक्स पे करिए है इनपुट पे, और आउटपुट पे आपका टैक्स कम है, तो यही इन्वर्टेड ड्यूटी है। मर्चेंट एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो इनको भी इसके बेसिस पे टैक्स रिफंड मिल जाता है। वो ये RFD 01 में फाइल करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट डज नॉट अप्लाई टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। सॉरी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या आएगा? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फिर उसका कैलकुलेट करने का तरीका है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर गुड्स वाली, ज़ीरो रेटेड ऑफ सर्विसेज, टोटल मल्टीप्लाई बाय आईटीसी। ये तो हुआ जब ज़ीरो रेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ना अनयूटिलाइज आईटीसी 2 केस में है, ज़ीरो रेटेड और इन्वर्टेड ड्यूटी। तो ज़ीरो रेटेड के रिफंड का फॉर्मूला ये है। फिर इसमें बता रखा है कि आईटीसी में इनपुट वाला, इनपुट सर्विस वाला आईटीसी कंसिडर होता है, कैपिटल गुड्स वाला नहीं होता, ठीक है। और फिर उन्होंने कुछ को डिफाइन दे रखी है कि गुड्स की टर्नओवर क्या होगी, मतलब इन दोनों में से जो है लेस, मतलब इट इज़ सब्जेक्ट टू 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड बाय सेम सप्लायर। ये जो 1.5 वाला मैंने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, तो ये वाला एग्जांपल पढ़िएगा, बहुत ईजी है। और जो अनयूटिलाइज आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला ये है, इन्वर्टेड रेट वाली जो टर्नओवर है वो इनटू नेट आईटीसी डिवाइड बाय में टोटल टर्नओवर। इससे क्या होगा? वो वाला आईटीसी आ जाएगा दैट बिलोंग्स टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर माइनस टैक्स पेबल ऑन द इन्वर्टेड रेट सप्लाई, मतलब कुछ टैक्स तो आप पे करके आए हैं ना, उसको माइनस कर दीजिए, इनटू नेट आईटीसी अपॉन में आईटीसी अवेल्ड ऑन द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। एक चीज़, इसके अंदर सिर्फ इनपुट्स लिए जाते हैं, ठीक है। नेट आईटीसी जो ये हम लिख रहे हैं ना जहाँ पे, वो उसमें सिर्फ इनपुट्स का आईटीसी लिया जाता है, सर्विसेज का नहीं लिया जाता। लेकिन डिनोमिनेटर में हम दोनों रखते हैं, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ये लिखा है, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट इज कवर्ड डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। ये थोड़ा सा
हाँ, तो आईटीसी सिर्फ उन इनवॉइसेस का मिलेगा जो सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दी है और जो आपकी जीएसटीआर 2A में दिख रही है। देखिए यहाँ पे 2B नहीं लिखा है, जो हमने सेक्शन 16 पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ आईटीसी वाला, तो उसमें बताया था कंडीशन की 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे 2B नहीं बोल रहा है, वो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो 2A बोल रहा है। आईटीसी कब नहीं मिलेगा? जब आपके गुड्स एक सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हैं और आपने ड्रॉबैक ले लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी या आपने आईजीएसटी का रिफ़ंड ही ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, मतलब बेसिकली आप या तो ड्रॉबैक ले लो या रिफ़ंड ले लो, एक ही चीज़ मिल सकती है। लेकिन अगर आपने रिफ़ंड ले लिया स्टेट टैक्स का, मतलब आपको स्टेट एसजीएसटी का रिफ़ंड मिल जाएगा इवन इफ़ आपने सीजीएसटी का ड्रॉबैक लिया, तो क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये रिफ़ंड या ड्रॉबैक वाली कंडीशन नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, छोटे मोटे टुच्चे हमें रिफ़ंड अलाउड नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आईजीएसटी ऐसे 1000 रुपये का, सीजीएसटी ऐसे इंडिविजुअल है ये, है ना, टैक्स हेड सेपरेटली। अब लेस देन 1000, मतलब 1000 से ऊपर का रिफ़ंड लगाइए, 1000 से नीचे का रिफ़ंड बिल्कुल मत लगाइए। अपनी जेब में पैसे, मतलब सोचे कि गए 1000 रुपये क्या ही है आज की डेट में, राइट। तो इसलिए 1000 रुपये से कम का रिफ़ंड नहीं लगेगा, 1000 इन ईच हेड, ईच टैक्स हेड। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है, चाहे 10 रुपये भी पड़े हैं, तो उसका रिफ़ंड मिल जाएगा, क्योंकि वो आप ही का पैसा है, मैंने ऊपर भी समझाया था, ठीक है। उसके लिए आपको अनजस्ट एनरिचमेंट और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर 2 इयर्स की लिमिट भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पैसा आप ही का है। वैलिड रिटर्न कौन सी है? जीएसटीआर 3B है एज़ पर रिफंड्स प्रोसीजर्स, एंड आधार ऑथेंटिकेशन भी एक ऐड कर दिया गया है। ये फिर आइस गेट के कुछ प्रोसीजर बता रखे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज हम एमसीक्यू देने जा रहे हैं, पूरा लिखने नहीं जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, बस उतना ही पढ़ना है अपने को। क्या होता है, कभी कभार आईजीएसटी की जगह हम सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर देते हैं, ये सोच के कि इंट्रा सप्लाई है, और वाइस वर्सा, मतलब दूसरा भी केस हो सकता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करिए, ऐसे केस में आईजीएसटी का तो लगा दीजिए रिफ़ंड, और सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में अपना टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप ये टैक्स पे करोगे तो मैं ये नहीं मानूंगा, मतलब गवर्नमेंट विल नॉट कंसिडर कि आप लेट पे कर रहे हो, लेट पेमेंट नहीं मानी जाएगी, सो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बस ये बोल रहे हैं। ये देखो इंटरेस्ट वाला मैंने आपसे कहा था ना, एक टॉपिक आएगा, सेक्शन 56 आ गया। इसमें कह रहे हैं कि अगर आपका जो रिफ़ंड है वो नहीं आता है विदिन 60 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको 6% मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ द डिले बियॉन्ड 60 डेज़। मतलब मानते हैं एप्लीकेशन की डेट ये है, 60 डेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा एट द रेट 6%, ओके। लेकिन अगर ये रिफ़ंड तब ड्यू हो रहा था जबकि एक अथॉरिटी ने ऑर्डर निकाला था, तब क्या होगा, फिर भी वही होगा, टाइम पीरियड तो ऊपर वाला ही रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। लेकिन रेट चेंज हो जाएगी, पहले 6% मिल रहा था, अब 9% मिल जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी के ऑर्डर को आपने एक तरह से वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नज़रअंदाज कर दिया, नज़रअंदाज इज़ द राइट वर्ड, ठीक है। तो अथॉरिटी कहती है भाई 6% नहीं, अब तो 9% दो। गवर्नमेंट को ही कह रही है गवर्नमेंट कि आप 6% नहीं 9% देंगे, ठीक है। गॉट इट। 60 डेज़ के बाद से कैलकुलेट होता है ये पीरियड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड का एक सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन 57। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो डन, yes, this chapter is done from my side. लास्ट ऑडिट के लिए हमारा लकीली रीकैप वाला बना हुआ है, तो बस हमें रीकैप से पढ़ना है फटाफट से। देखो ऊपर ना असेसमेंट्स बता रखी हैं,
और बहुत इजी वर्ड्स में बताया हुआ है असेसमेंट क्या होती है। 2 टाइप की होती हैं, प्रोविजनल होती हैं और एक सेल्फ असेसमेंट होती है। प्रोविजनल तब होगी जब आप खुद असेस नहीं कर पा रहे कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगना है या कितनी ड्यूटी लगनी है, तो आप गवर्नमेंट से पूछते हो कि प्लीज़ एक आइडिया दे दो, मैं उस बेसिस पे कर देता हूँ अभी। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है पे कर दो, और एक टाइम देती है आपको कि आप उस टाइम पीरियड में असेसमेंट करा के पे कर देना हमें वापस, ठीक है। ज़्यादा आएगा तो इंटरेस्ट के साथ पे करना, कम आएगा तो ठीक है रिफ़ंड ले लेना, एडजस्ट कर लेना। और सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जो नॉर्मल हर केसेस में हम लोग टैक्स पे करते हैं हर रिटर्न के साथ, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की असेसमेंट है। देखो असेसमेंट ना सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि रीड करिए प्लीज़। आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया कि असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। अलग अलग टाइप की असेसमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। ऑडिट पढ़ लेते हैं ज़रा। ऑडिट 2 टाइप की जो हमें पढ़नी है, इसके सेक्शंस ऊपर अभी लिखे हुए हैं, हम नीचे यहीं पे चार्ट में अपडेट कर लेंगे। एक है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़, ज़रा इसके सेक्शन अपडेट कर लें। यही इसी तरह से आपको ना रीकैप को ही अपना सब कुछ बना देना है, तो इसलिए इसको वहीं पे अपडेट कर लीजिए। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ सेक्शन 65, ठीक है। एंड ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट इज़ ऑडिट स्पेशल सेक्शन 66। तो सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66, ओके। हाँ, तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ क्या है, यहाँ पे जो पोस्ट है ना उसको ध्यान से पढ़िए। कमिश्नर इज़ द ऑथराइज पर्सन, या पर्सन जो अगर वो अवेलेबल नहीं है कमिश्नर सर, तो वो किसी ऑफिसर को ऑथराइज़ करेंगे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन की ऑडिट करिए। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की ही ऑडिट होती है, ये भी ध्यान रखना। ऑडिट में भी कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन हमने एक प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, जहाँ पे क्या क्या होता है। एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है, या जहाँ से आप यूजुअली अपना बिज़नेस कैरी ऑन करते हैं, या जहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है। तो ऑडिट कहाँ हो सकती है, प्लेस ऑफ बिजनेस पे या ऑफिस में। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। क्या रेजिडेंस पे हो सकती है क्या, नहीं। वेयर हाउस में हो सकती है क्या, हो सकती है। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में अगर वेयर हाउस है तो येस इट विल बी अलाउड। एटलीस्ट 15 ईयर्स प्रायर डे नोटिस। आप ऐसे ही जाके किसी की ऑडिट नहीं करके आएंगे, पहले नोटिस देंगे, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम में आपको ख़त्म कर देंगे, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट। अभी ये डेट ऑफ कंडक्ट क्या है ये पढ़ के आएंगे अभी हम ऊपर, कि डेट ऑफ कंडक्ट किसे माना जाता है। वहाँ से लेकर 3 महीने तक आप ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, देन दिस पीरियड विल बी एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ, यानी कि 3 + 6 अलाउड है। और जब कंक्लूड हो जाएगी तो जो पर्सन है जिसकी ऑडिट हुई है उसको तो इन्फॉर्म करना ही करना है कि भाई आपको आगे क्या राइट एंड ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने हैं, ठीक है। एंड दिस मे रिजल्ट इन टैक्स डिमांड प्रोसीडिंग्स। तो जरा कंडक्ट का हम डिफाइन पर पढ़ के आते हैं। डेट ऑफ कंडक्ट हमें क्लियर हुआ क्या चीज़ है। ऐसे ही करना है, जब रीकैप में कुछ क्लियर ना ही हो ऊपर जाना है, देख के आने क्या है भाई। हाँ ये रहा। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या माना जाएगा, डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स, पहले दो लेटर। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। ये आ चुका है, नहीं आएगा वापस, बट यू शुड नो। लेटर ऑफ द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल फॉर द ऑडिट, ठीक है। एंड द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन, जब आपने ऑडिट स्टार्ट करी या जब आपको रिकॉर्ड्स दिए गए बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, विच एवर इज़ लेटर, इन दोनों में से जो भी लेटर होगा वहाँ वाली डेट से पकड़ के 3 मंथ्स तक, है ना, आप अलाउड है अपनी ऑडिट फिनिश करने के। एंड प्लस 6 मंथ एक्सटेंडेबल है फॉर सर्टेन रीजंस। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट कब करी जाती है, एट द स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये पता होना चाहिए कब होती है। ये कौन कराते हैं, कमिश्नर सर कराते हैं। ये क्या होती है, स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पर होती है कब, जब असिस्टेंट कमिश्नर को लगे, यहाँ पे कौन ऑथराइज पर्सन, असिस्टेंट कमिश्नर, उसको पता लगे कि जो आपने वैल्यू है वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी, पहला केस, या आपने क्रेडिट लिमिट्स में अवेल नहीं करा, दूसरा केस। अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस है और असिस्टेंट कमिश्नर सर को लग रहा है कि भाई हाँ गड़बड़ हुई है, तो वो स्पेशल ऑडिट खुलवा देंगे। तो उसमें क्या करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर विल नॉमिनेट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए ये वाली ऑडिट जो हुई थी ऑफिसर ने करी थी, ये टैक्स अथॉरिटी ने करी है, ऑफिसर करते हैं। ये सीएस करते हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। इसका टाइम पीरियड भी इसका टाइम पीरियड 90 डेज़ है। वहाँ पे 3 मंथ लिखा होता है, यहाँ पे 90 डेज़ में लिखा हुआ है। फर्दर एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज़। वहाँ पे 6 मंथ था, यहाँ पे 90 डेज़ ही अलाउड है। अगर ऑडिट ऑलरेडी हो चुकी है किसी और एक्ट में या कैसे भी, तो भी ये वापस हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको अलाउड कर दिया जाएगा एक बार और ऑडिट करने के,
बस ये ध्यान रखिए कि 2 केसेस कब हो खुलेगी ये ऑडिट, जब अगर वैल्यू ढंग से डिक्लेयर नहीं हुई है या आपने आईटीसी जो लिया है वो लिमिट्स में नहीं लिया है, ठीक है गाइस। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव फ्रॉम जीएसटी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप मैं आगे भी आपके लिए थोड़ी और वीडियोस बनाऊँ कस्टम्स वगैरह पे। थैंक यू सो मच। लेट्स क्लोज दिस and post your queries in the comments. I'll try to resolve them there. Okay, bye.